Alright guys, so welcome back to another video. I am Muhammad Abubakar. Today we are going to solve the Cambridge O-Level Biology Paper 2 Version 21 from the May-June 2020 series. And in this video we are going to solve this comprehensively, and we are gonna take a quick look over the concepts which are to be applied obviously in this paper. एंड बिगिनिंग विद एन उर्दू शेर, तो दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह नई शाम पैदा कर। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द डायग्राम शोज द पाथवे टेकन बाय अ सेक्शन ए है। ठीक है, अभी जो आप लोगों के पेपर्स हो रहे हैं ना फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड, उसमें सेक्शन ए बी सी सर उन्होंने ख़त्म कर दी। पहले सेक्शन ए के अंदर अपने सारे करने होते थे, बी भी सारे करने होते थे, और सी में से 1/2 मतलब हाफ की चॉइस होती थी। अच्छा जी, पार्ट ए में वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, द डायग्राम शोज द पाथवे टेकन बाय अ हार्मोन फ्रॉम सेल ए वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड टू सेल सी दैट इट अफेक्ट्स। तो ये एक सेल है, सेल ए, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और वो यहाँ पर ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल ये है, ब्लड के अंदर रिलीज हो रहा है, हार्ट को जाता है और सेल सी के पास जाता है। सेल सी के पास जाके क्या करता है, दैट इट अफेक्ट्स, जिसके ऊपर वो काम करता है। सो एंड इट इज गोइंग टू थ्रू द ब्लड वेसल बी। और ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्लड वेसल बी। सेल के पास हमेशा जिस चीज के ऊपर उसने अफेक्ट करना है, देखिए हार्ट से जा रही है तो हार्ट से हमेशा आर्टरी ही जाती है, और आर्टरी डिवाइड करती है आर्ट्रियोल में, और आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड करके क्या बनाती है, कैपिलरी। और ये एक कैपिलरी ही होती है जो एक सेल तक उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके हार्मोन, जो उसको चीजें चाहिए, वाटर शॉटर, ऑक्सीजन वगैरह, CO2, सारा कैपिलरी ही प्रोवाइड करती है। इट इज नॉन अदर देन कैपिलरी विच कैन डू दिस। ठीक है, पार्ट 2 में क्या कहता है, एक्सप्लेन द वेज इन विच द ब्लड वेसल इज अडॉप्टेड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन मॉलिक्यूल। अब वो पूछ रहा है कि कैपिलरी में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये हार्मोन मॉलिक्यूल को इजीली ट्रांसपोर्ट कर जाती है। देखिए, एक तो जो कैपिलरी मॉलिक्यूल है उसका ल्यूमेन जो है, मतलब उसका जो अपर्चर है वो बहुत छोटा होता है। उसका जो अपर्चर है बहुत छोटा होता है। उसमें से इंडिविजुअली हम बात करते हैं तो सिर्फ एक RBC ही गुजर सकता है एक कैपिलरी के थ्रू। अब क्या है कि इसी कैपिलरी के अंदर से क्या जा रहा है, हमारे पास हार्मोन जा रहा है। ठीक है, तो कैपिलरी की जो वॉल्स होती हैं ये में बनी हुई होती हैं एंडोथीलियम से। एंडोथीलियम ये आप पढ़ेंगे A1 A2 में आकर। तो एंडोथीलियम क्या है, एंडोथीलियम आसानी से, एंडोथीलियम अगेन इसकी सिंगल सेल्ड वॉल है, एंडोथीलियम भी सिंगल सेल्ड वॉल है। इसके थ्रू इजीली हार्मोन मॉलिक्यूल CO2 O2 वाटर मॉलिक्यूल इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कैपिलरी अलाउ करती है कि मतलब इफेक्टिवली कैपिलरी ट्रांसपोर्ट कर सकती है हार्मोन्स। उसके अलावा एक वजह यह भी है कि कैपिलरीज जो हैं, अब एक आर्टरी आ रही है ना हार्ट से, ठीक है, ये हार्ट से एक आर्टरी आ रही है, ये ब्रांच करेगी 3-4-5 आर्टरियोल्स में डिवाइड करेंगे, और हर आर्टरियोल फिर न्यूमरस बहुत ज्यादा कैपिलरीज में डिवाइड करेंगी, और फिर वो जाकर टिश्यू फ्लूइड में उसको रिलीज कर देगा। इससे क्या होगा कि जितनी ज्यादा कैपिलरीज होंगी उतना ज्यादा वहां पर एक्सचेंज के मौके ज्यादा होंगे। देयर वुड बी ग्रेटर चांसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, दस कैपिलरी प्रोवाइड एन इफेक्टिव वे टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस सच एज हार्मोन्स। तो यही बात मैंने नीचे भी लिखी है, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, ठीक है, विच कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड। पहले तो कैपिलरीज डिफाइन करते हैं। कैपिलरीज क्या होता है, द वॉल्स आर ओनली सिंगल सेल थिक, ये मेड अप ऑफ होती हैं एंडोथीलियम की, ये भी लिख ले साथ, is so thin that the molecules of digested food, oxygen, hormones can pass through them and enter the tissue fluid easily. They are numerous in number, thus provide large surface area for exchange of materials. ढेर सारे होते हैं तो surface area for exchange of materials बढ़ जाता है। ठीक है, स्टेट पार्ट 2-3 में वो कहते हैं स्टेट हाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड वेसल बी। तो बी के अंदर वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ब्लड के आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास प्लाज्मा ब्लड होता है, प्लाज्मा ही होता है, और दूसरा हमारा उसके पास होता है सेल्यूलर पार्ट। तो जो हार्मोन्स होते हैं दे ऑलवेज ट्रेवल थ्रू द प्लाज्मा, वो हमेशा प्लाज्मा के थ्रू मूव करते हैं। तो
द हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड प्लाज्मा, इट इज सिक्रेटेड इन द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में सेल ए उसको सिक्रीट करेगा, ये भी तो ब्लड फ्लो कर रहा है, फिर हार्ट के पास जाएगा, वही प्लाज्मा से होते हुए तो सेल सी के पास पहुंच जाएगा। इट इज सिक्रीटेड इन द सिक्रीटेड इन secreted in the blood plasma and then it is removed from the blood plasma से वो कहाँ चला जाता है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर, टिश्यू फ्लूइड के अंदर, वहां से वो कहाँ पहुंच जाता है, सेल जिसके ऊपर उसने अफेक्ट करना होता है, या इसे हम टारगेट सेल भी कहते हैं। अच्छा जी, पार्ट बी में क्या कहता है, फॉर अ नेम्ड हार्मोन आइडेंटिफाई द ग्लैंड कंटेनिंग सेल ए, ठीक है, एन ऑर्गन कंटेनिंग सेल सी एंड अ फंक्शन और इफेक्ट ऑफ द हार्मोन यू हैव नेम्ड। तो ये अब जो हार्मोन है, कोई एक हार्मोन ले लें, उसके सेल ए भी बताएं, सेल सी भी बताएं, ठीक है, और उसका इफेक्ट भी बताएं। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास फिट होती है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन की होती है, लेकिन इंसुलिन ज़्यादा बेहतर है, तो इंसुलिन ले लेते हैं। इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होती है, सेल ए के अंदर। सेल ए इंसुलिन के केस में क्या होगा, पैंक्रियाटिक सेल होगा, पैंक्रियाज है हमारे पास, इंसुलिन यहाँ पर मैन्युफैक्चर होनी है। इंसुलिन ब्लड में तब रिलीज होती है जब ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा है, ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो डिक्रीज कर जाती है, तो उसके बाद इंसुलिन रिलीज होगी, ब्लड के अंदर हार्ट के पास जाएगी, ठीक है, और सेल सी के पास जाएगी। सेल सी क्या होगा, यहाँ पर लिवर का सेल होगा। लिवर सेल क्या करेगा कि ग्लाइकोजन जो उसके पास स्टोर्ड है, ग्लाइकोजन इट इज स्टोर्ड फ्रॉम ग्लूकोज, उसको वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर, उसको रिलीज कर देगा ब्लड में, तो ब्लड की ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और होम्योस्टेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो नेम्ड हार्मोन है हमारे पास इंसुलिन, ग्लैंड कंटेनिंग सेल ए जिसने उसको क्या करना है, रिलीज करना है, पैंक्रियाज ने रिलीज करना है। सेल सी क्या है, लिवर, ठीक है, इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, दस इट कैन बी यूज्ड फॉर, it converts excess glucose to glycogen so it can be used for later use। हाँ ठीक है मैं समझ गया हूँ, असल में ग्लूकागॉन का बोल गया था ऊपर, वहां पर ग्लूकागॉन नहीं, इंसुलिन का काम ये है कि ब्लड में से जो है ग्लूकोज उसको ट्रांसफर करे यहाँ पर लेवर के पास, तो इस चीज के लिए सॉरी, मैं यहाँ पे ग्लूकागॉन लेकर बैठ गया था। खैर, पार्ट सी में क्या कहते हैं, सेल सी इज one of a number of similar cells making up an organ state name given to the organs affected by hormones, उसे कहते हैं टारगेट ऑर्गन। इस केस में हमारे पास लिवर है हमारा टारगेट ऑर्गन्स, इंसुलिन पैंक्रियाज के चक्कर में। All right, so we have done question number 1. Sorry for the mistake. Part 2 में क्या कहता है, name a substance in diet, in healthy diet, a lack of which leads to soft bones in a child। एक डाइट के अंदर, ह्यूमन डाइट के अंदर एक ऐसे मिनरल का नाम बताएं, एक ऐसे सब्सटेंस का बताएं जो अगर ना होगा तो इंसान जो बच्चा है उसकी जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो एक तो हमारे पास है विटामिन डी, विटामिन डी लिखा मैंने पहले, कैल्शियम है, विटामिन डी से क्या होता है, डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, ठीक है। और जो विटामिन डी है हमारे पास, विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी सॉफ्टनिंग बोन्स होती हैं, क्योंकि बोन्स का एक्टिव कंपोनेंट मतलब बोन्स मिलकर बनी होती हैं कैल्शियम से, दोनों नहीं होंगे तो सही तरीके से बोन मैन्युफैक्चर नहीं होगी। तो होना क्या है कि अब कैल्शियम का जो रिचेस्ट सोर्स है वो मिल्क है, आलमंड्स है, चीज़ है हमारे पास, और विटामिन डी का जो रिचेस्ट सोर्स है वो फिश का लिवर ऑयल है हमारे पास, फिश लिवर ऑयल है हमारे पास। इसके अलावा ये हमारी जो स्किन है वो भी मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन अब जब फूड की बात करनी है तो इसमें मिल्क, घी, बटर, ये सारी चीज़ें इसमें फिट होती हैं विटामिन डी के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये सवाल करते हुए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं आकर पार्ट बी करते हुए। पार्ट बी में क्या कहता है, द टू ग्रुप्स ऑफ पीपल ई एंड एफ ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट। तो ये दो ग्रुप्स हैं ई और एफ, एक मिनट को कलर कर लेते ताकि समझ में कंप्रीहेंड करने में आसानी हो। ई और एफ डिफरेंट टाइप्स की डाइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द ग्राफ शोज द एवरेज टाइम टेकन for food to pass through the alimentary canal for these two groups।
अब क्या है कि सबसे पहले आप ये ग्राफ देखें और ग्राफ को समझने की कोशिश करें, तब तक जरा मैं यहाँ पे लकीरें लगा लूँ सही तरीके से। तो मुझे लगता है कि आप में से कई सारों को ये ग्राफ समझने में ही 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि इटसेल्फ मुझे भी लग गए थे जब मैं इसको पहले सॉल्व कर रहा था। ये काफ़ी मुश्किल है ग्राफ समझना इसको, लेकिन असल में इसमें कोई इतनी खास कोई टेक्निक इन्वॉल्व है कोई नहीं। अच्छा जी, अब देखें होता क्या है कि उसने कहा है कि टू ग्रुप्स ऑफ पीपल ई एंड एफ। तो ई जो था वो हमारे पास रेड में था और एफ जो था वो हमारे पास ब्लू में था। ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट, वो दो किस्म की अलग अलग गजाएं खाते हैं। द ग्राफ शोज द एवरेज टाइम टेकन फॉर द फूड टू पास टू द एलिमेंट्री कनाल फॉर दीज ग्रुप्स। तो ये एवरेज टाइम है टेकन इन आवर्स ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो 5 से 15 घंटे, 16 से 25, 26 से 35, ओवर 45, मतलब 2 दिन भी लग जाते हैं फूड को पास होते हुए। अच्छा, अब क्या है कि जी अब वाई एक्सिस के ऊपर बिल्कुल समझ नहीं आती होता क्या है। वाई एक्सिस क्या शो करता है? प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन ईच ग्रुप। असल में अगर तो वो इस तरह लाइन ग्राफ बनाता ना, ऐसे करके एक रेड से बनाता फिर एक ब्लू से बना लेता, ये इस तरह करके, तो समझने में काफी ज्यादा आसानी हो जानी थी। लेकिन ये ग्राफ उसने चूंकि अब बार ग्राफ बनाया है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए होता क्या है, एवरेज टाइम टेकन इन आवर्स वो एक्स पे, तो टाइम हमारे पास एक्स एक्सिस पे है। तो अब प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन ईच ग्रुप, क्या इसका मतलब ये है कि ये ई है और ये एफ है, ये 4 to 5 है, ये प्रोपोर्शन है। तो 5 से 15 घंटों में जिन लोगों का फूड एब्जॉर्ब होता है उनकी प्रोपोर्शन है 4 to 5। लेट्स सपोज यहाँ पे देखें तो ये 4 to 5 ही लगती है कि देखें ग्रुप ई के अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लें तो ये 4 होगी और ये 5 होगी कि 15 घंटे के अंदर ग्रुप ई के 4 लोगों का फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और ग्रुप एफ के 5 लोगों का फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। 25 घंटे के अंदर ग्रुप एफ के 10 लोगों का फूड एब्जॉर्ब हो जाता है लेट्स सपोज, और ग्रुप ई के 3 बंदों का फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर 35 घंटों के अंदर ग्रुप ई के 4 बंदों का एब्जॉर्ब हो जाता है, ग्रुप एफ के 2 का एब्जॉर्ब हो जाता है। 45 घंटों के अंदर ग्रुप ई के 2 बंदों का हो जाता है और ग्रुप एफ के 0.1 का लें उतनों का या 0.2 का लें उतनों का हो जाता है। और ग्रुप एफ के अंदर सॉरी ओवर 45 के अंदर, मतलब 45 से ज्यादा घंटों के अंदर ग्रुप ई के बंदे ढेर सारे हैं जिनका फूड तब सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, तो उनकी लेट्स सपोज यहाँ पर 10 है, तो ये ग्रुप एफ का एक बंदा होगा। तो कहने का मकसद है कि टाइम है एक्स एक्सिस पे और जो ये बार ग्राफ है ये कंपैरिजन शो कर रहा है दोनों ग्रुप्स के दरमियान कि किस तरह उनकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। इसमें हमें क्या चीजें देखने को मिलती है कि ग्रुप ई के अंदर जो है एब्जॉर्प्शन वो 45 घंटे भी ले जाती है, ये देखें 45 घंटे, जबकि ग्रुप एफ में बहुत थोड़ी है। तो ग्रुप ई के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है एब्जॉर्प्शन वो बहुत ज्यादा थोड़ी है, जबकि ग्रुप एफ के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत रैपिड है। 25 घंटों के अंदर ये उनके मोस्ट ऑफ द पीपल का एब्जॉर्ब हो जाता है फूड। नेम द प्रोसेस दैट कॉज द फूड टू पास थ्रू द एलिमेंट्री कनाल, ये पेरिस्टालसिस है। पेरिस्टालसिस ये समझ लें कि जिस तरह आप टूथपेस्ट जब खत्म हो जाती है ना आप लोगों की, तो सारा जाहिर सी बात है आपने उसको निकालना तो है, थोड़ी सी तो फिर भी रह जाती है। तो उसको जब आप पुश करते हो बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, अपनी उंगलियों को कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको दबाते हो, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करते हो, फिर अगले उंगली दबाते हो, उंगली दबाते हो, तो उस तरह क्या है कि ये इस तरह करके फूड पास होता जाता है थ्रू आउट द गट। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। अच्छा, अगला सवाल फिर वही बात की सजेस्ट, अब असली सवाल ग्राफ से रिलेटेड अब आया है। सजेस्ट हाउ द डाइट ऑफ द टू ग्रुप्स ऑफ पीपल मे बी डिफरेंट एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अगेन बताता हूं, ग्रुप ई में एब्जॉर्प्शन जो है, ग्रुप ई में एब्जॉर्प्शन स्लो है,
इट कैन टेक ओवर 45 आवर्स। और ग्रुप एफ में एब्जॉर्प्शन तेज है, क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप एफ की प्रपोर्शन विद इन 25 आवर्स ज्यादा है, सिग्निफिकेंटली ज्यादा है कंपेयर टू ग्रुप ई। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? ग्रुप ई के अंदर एक चीज तो सबसे पहले जेन में आनी चाहिए, अगर तो फूड को पास होते हुए मतलब गट से बाहर एक्सेसिव फूड को निकलते टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है, हो सकती है, सस्पेक्टेड केस हो सकता है ग्रुप ई के बंदे जो हैं कॉन्स्टिपेशन की, उन्हें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा देखने को मिलती है। एक और वजह हो सकती है कि वो वाटर से ड्रिंक नहीं करते, वाटर पूरा ड्रिंक नहीं करते, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। डाइटरी फाइबर इनटेक उनकी बहुत थोड़ी है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। या फिर वो मीट इतना खाते हैं कि मीट जो है वो बहुत स्लोली 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 एब्जॉर्ब होता है। जो स्टार्च है हमारे पास, ये जो मैदा है, या आप जो पास्ता मैक्रोनी स्पेगेटी वगैरह ये आप खाएं, तो आपको विद इन 12 आवर्स आपको एक्सक्रीट करना पड़ता है, आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इसका मतलब है ग्रुप ई जो है वो मीट ज्यादा करती है एब्जॉर्ब। तो ये ग्रुप ई है, दे कंज्यूम फूड विद लेस फाइबर, ईट मोर मीट, आर कॉन्स्टिपेटेड, ड्रिंक लेस वाटर। जबकि इसका कंप्लीट एंटागोनिस्टिक है हमारे पास ग्रुप एफ का। ग्रुप एफ क्या करती है कि जी ग्रुप एफ वाले पानी ज्यादा पीते हैं, डाइटरी फाइबर ज्यादा देते हैं, उनकी एक हेल्दी डाइट है जो विद इन 25 आवर्स रिलीज हो जाती है बॉडी से। तो ये सारी वजूहत हो सकती हैं। दे कंज्यूम डाइटरी फाइबर, दे ईट मोर वेजिटेबल्स, ड्रिंक मोर वाटर, हैव बैलेंस डाइट एंड ड्रिंक मोर वाटर, ये तो मैंने लिख लिया। या फिर डाइटरी फाइबर ज्यादा है, बस यही सारी बातें हैं। 3 नंबर का सवाल है, इसमें ये सारी चीजें फिट होती हैं। अच्छा जी, पार्ट सी में क्या कहता है? सजेस्ट वाई इट मे बी अ डिसएडवांटेज फॉर फूड टू पास थ्रू द एलिमेंट्री कनाल टू क्विकली, कि अगर फूड एलिमेंट्री कनाल में से बहुत ज्यादा जल्दी निकल जाएगा, कि अगर वो विद इन 2 to 3 आवर्स निकल जाता है, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर तो वो इतना जल्दी निकलता है ना, तो वो एक सिम्टम है सबसे पहले डायरिया का, क्योंकि इतनी जल्दी कोई चीज नहीं निकल सकती आपकी गट के अंदर से, एब्जॉर्प्शन बॉडी करनी है, नहीं हो पा रही, तो डायरिया का सस्पेक्टेड केस हो सकता है। अब क्या एक डायरिया का केस हो सकता है, आपके पास वाटर इनटेक उस वक्त बहुत ज्यादा है कि आप खास तौर में जब आप सर्दियों में जब ज्यादा पानी पी लें आप लोग, तो आपको अर्जेंसी होती है यूरिनेट करने के लिए। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है कि अगर फूड सही से नहीं एब्जॉर्ब होता, कि एक तो जो ग्रोइंग चाइल्ड है, जो ग्रोथ पीरियड है, लेट्स सपोज क्या वो होता ही 10 टू लेकर 19, मतलब टीन्स के अंदर आपकी ग्रोथ सबसे ज्यादा रैपिड होती है। तो टीन्स के दौरान अगर आपकी जो फूड है उसमें से प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, कार्ब्स नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहे, लिपिड्स नहीं एब्जॉर्ब हो पा रही, तो आपकी बॉडी सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी, उसको मेल न्यूट्रिशन देखने को मिल सकती है, हो सकता है चांस वहां पर मेल न्यूट्रिशन का। उसकी वजह से क्या है कि आपकी बॉडी के मतलब लिपिड सही से एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो न्यूरॉन्स इफेक्ट होंगे, प्रोटीन्स नहीं होंगे तो मसल मास गिर जाएगा, और ढेरों वजूहत हो सकती हैं। तो इसका सबसे बड़ा सस्पेक्टेड मसला तो यही है कि मेल न्यूट्रिशन हो सकती है और बॉडी ग्रोथ नहीं होगी और ब्ला ब्ला ब्ला। तो इट इफ फूड पासेस टू क्विक थ्रू द गट, द फूड constituted like protein, carbs, lipid may not be absorbed properly and they may suffer from diarrhea। और उसके बाद प्रोटीन, कार्ब्स और लिपिड्स ना एब्जॉर्ब होने से हमें बाकी मसाइल, बाकी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, वो अब उन कॉम्प्लिकेशन को लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? ये 2 नंबर का सवाल है, इससे ज्यादा नहीं लिखना, इतनी स्पेस ही नहीं, कहाँ लिखेंगे। अच्छा जी, पार्ट 3 क्या कहता है? द फोटोग्राफ शोज एन इंसेक्ट कॉल्ड अ लीफ हॉपर when it feeds its mouth parts penetrate the xylem of the plant on which it lives। तो ये एक लीफ हॉपर है हमारे पास, जब ये फीड करता है प्लांट के ऊपर तो जाइलम के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है इसको डायरेक्ट। अच्छा दी, लीफ हॉपर्स कैन कैरी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया फ्रॉम प्लांट टू प्लांट स्टेट द टर्म फॉर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम हमेशा कहते हैं पैथोजन, और जो लेकर आता है उसे कहते हैं वेक्टर। इस केस में लीफ हॉपर हमारा क्या है? वेक्टर, और ये जो बैक्टीरिया लेकर आ रहा है वो हमारा क्या है? पैथोजन। तो ठीक है, द बैक्टीरिया कैरिड बाय द लीफ हॉपर रिप्रोड्यूस इनसाइड द प्लांट स्टेम एंड ब्लॉक द जाइलम। तो जो बैक्टीरिया है जब ये लीफ हॉपर पेनिट्रेट करता है जाइलम के अंदर, तो वो बैक्टीरिया रिलीज कर देता है, बैक्टीरिया रिलीज कर देता है इन द जाइलम ऑफ द प्लांट
उससे क्या होता है कि जी and block the xylem ठीक है suggest and explain why this can cause the leaves of the plant to wilt। तो इससे बताएं कि जो प्लांट के लीव्स हैं वो क्यों विल्ट कर जाएंगे। जब जाइलम आपके पास ब्लॉक होगी, जाइलम का मेन फंक्शन अदर देन द स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का ये है कि जाइलम ने वाटर ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर तो जाइलम सही तरीके से वाटर ही नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएगा तो हमारे पास क्या होना है कि वाटर लॉस, जो ट्रांसपायरेशन है वो होगी, और जो लीफ है उसके पास जो वाटर कंटेंट है वो थोड़ा पड़ जाएगा, वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से लीव्स विल्ट कर जाएंगे। व्हेन द जाइलम ऑफ द लीव्स block इसको are blocked, the water can't pass up the xylem vessel, water is lost by the leaves। क्यों? ट्रांसपायरेशन हो रही है, ट्रांसपायरेशन हो रही है, एंड दे लूज देयर टर्गर, वो अपना टर्गर लूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब वाटर जो है वो एक, ये एक प्लांट सेल है हमारे पास, तो उसके अंदर से वाटर जो है वो अब लूज होता जा रहा है हमारे पास एक लीफ सेल के अंदर से, जिसकी वजह से वो जो है श्रिंक कर जाएगा और वो अपनी टॉनिसिटी खो बैठेगा, ड्यू टू विच सेल बिकम्स फ्लैक्सिड एंड सॉफ्ट एंड दे विल्ट। ठीक है, एक चीज तो ये, अब चूंकि वाटर ने मूव करना था अप टू द एरियल पार्ट्स बाय जाइलम, उसने यहाँ से मैग्नीशियम भी लेकर जाना था, जो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारे पास क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल बनेगा ही नहीं क्योंकि मैग्नीशियम है ही नहीं, so this also can be a reason। also due to deficiency of magnesium the leaves wilt। अच्छा, आगे क्या कहता है, the leaves of the plant affected by the bacteria may also develop white patches, suggest reasons for this। ये जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो बैक्टीरिया जो अफेक्ट होते हैं उनके ऊपर वाइट पैचेस भी बन जाते हैं। सजेस्ट रीजंस फॉर दिस, उससे क्या वजह है कि सेल जो है वो क्लोरोफिल नहीं बना पाता। इसका रिलेशन है पिछले वाले सवाल से भी, ड्यू टू विच इट लूजेस इट्स ग्रीन कलर। क्लोरोफिल क्यों नहीं बना पाता जी? मैग्नीशियम यहाँ पर उसके पास थोड़ी है। ऑल्सो जिंक जो है, जिंक सारे एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जिंक ने भी नीचे से ऊपर रूट से एरियल पार्ट्स के पास जाना है थ्रू द जाइलम, जाइलम कुछ कर नहीं पा रहा तो बस जिंक भी गया। जिंक और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मोलिब्डेनम है हमारे पास, उसमें फास्फोरस है, फास्फोरस तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे पास, और भी ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू विच द सेल कांट सिंथेसाइज एंजाइम्स एंड इट डिसफंक्शंस। और उससे क्या है कि जी वाइट पैच देखने को मिलते हैं हमें लीव्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल तो है ही नहीं, क्लोरोफिल तो है ही नहीं। अच्छा, पार्ट 3 में क्या कहते हैं, सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर द फैक्ट दैट द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट अफेक्टेड बाय दिस बैक्टीरिया आर स्मॉल एंड पुअरली डेवलप्ड। फ्रूट्स क्यों नहीं सही तरीके से ग्रो कर पाता? देखें, फोटोसिंथेसिस सही से होगी नहीं क्योंकि वाटर उसको मिला नहीं, तो ग्लूकोज वहां पर बनी नहीं, ग्लूकोज बनी नहीं तो स्टोर वो फ्रूट में हुई नहीं, और फ्रूट का साइज बढ़ा नहीं। So due to reduced photosynthesis and defective operation of the plants due to inavailability of nutrients available नहीं थे, water available नहीं था, H2O available नहीं था, magnesium available नहीं था, zinc available नहीं था, और lesser starch, carbs and proteins, क्योंकि उसने सब कुछ इसी से बनाना है, प्रोटीन्स भी बनानी है, उसने अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन सारा वो करना है, कार्ब्स प्रोटीन्स के पास है नहीं। द फ्रूट डजंट ग्रो प्रॉपर्ली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ enzymes, due to deficiency of enzyme, and the fruit doesn't grow properly due to deficiency of these uh, these food constituents as there are not enough nutrients to synthesize them. There are not enough nutrients to synthesize them and the enzymes जो हैं नॉट फंक्शन वेल, एंजाइम से फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सब कुछ नहीं हो पा रहा यहाँ पर। एक वजह तो ये कि वाटर नहीं उसके पास, दूसरा ये कि एंजाइम सही से काम नहीं कर पा रहे। अच्छा जी,
पार्ट 4 है, 5 है, 6 है, अगर सारे आसान ही है, मेरे ख्याल है बहुत भी हो 50 मिनट की वीडियो होगी आज की। पार्ट 4 में क्या कहता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्रेड मेकिंग। आप जो डबल रोटी खाते हैं, डबल रोटी इतनी फ्लफी फ्लफी क्यों होती है, उसका टेक्सचर क्यों होता है, उसका मतलब इतनी सॉफ्ट क्यों होती है, इट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग जो घर में केक्स बनाते हैं उसमें आप क्या ऐड करते हैं, बेकिंग सोडा। और ख्याल बेकिंग सोडा का फार्मूला ये है NaHCO3, शायद ये है, या Na2CO3। खैर इनमें से एक बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है। खैर उसकी वजह से क्या है कि वो रिएक्शन होता है, CO2 रिलीज होती है। CO2 ब्रेड को, या जब आप केक बनाते हैं, केक नहीं लिखना यहाँ पे, उसको फ्लफी बन देता है, उसका टेक्सचर उसी की वजह से आता है। अच्छा, पार्ट बी में क्या कहता है, द डायग्राम शोज अ फ्लो चार्ट फॉर सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर ड्यूरिंग ब्रेड मेकिंग। तो ब्रेड मेकिंग के दरमियान जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो उसने दिखाए हैं कि स्टार्च जो है वो मेल्टोज में जा रही है, और मेल्टोज जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। और उसकी वजह से क्या है कि जी हम्म, हाँ, तो ग्लूकोज जो है वो फिर फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में हमारे पास कन्वर्ट हो रही है। अब क्या है कि जी नीचे आए तो नेम द प्रोसेसिंग प्रोसेसेस अकरिंग एट G एंड H। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, रिस्पायरेशन है। और रिस्पायरेशन कौन सी है, एन एरोबिक रिस्पायरेशन है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बन रही है हमारे पास। इट इज दी एन एरोबिक रिस्पायरेशन, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद एथेनॉल। और जी और एच हमारे पास क्या है, जी क्या है, जी है डाइजेशन। डाइजेशन के स्टार्च जो है उसके ऊपर हमारे पास बैक्टीरिया जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, बैक्टीरिया मेरे ख्याल फंगाई जो भी है, मेरे ख्याल बैक्टीरिया ही इन्वॉल्व है। बैक्टीरिया जो है वो उसके ऊपर फीड कर रहा है, उसे डाइजेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो माल्टोज में कन्वर्ट हो रही है, और उसके बाद फर्दर ऑन वो ग्लूकोज में जाकर कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे तो जो हमारे पास डाइसैकेराइड मतलब मेल्टोज जो है वो ग्लूकोज में अपॉन हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट होता है। हाइड्रोलिसिस यहाँ पे वैसे और माल्टोज ग्लूकोज में अपॉन कंडेंसेशन कन्वर्ट कर होता है। तो ये आप A1 के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। खैर, अच्छा जी, पार्ट सी में क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाट इज कॉजिंग द चेंजेस एट जी के ऊपर क्या हो रहा है कि इट इज द एंजाइम अमाइलेज। कि वैसे तो जो आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं उसके अंदर ये अमाइलेज जब A1 में आप पढ़ेंगे हैं तो सारे उसके अंदर देखें तो वहाँ पे अमाइलेज का चक्कर कहीं भी नहीं लिखा कि जी अमाइलेज कन्वर्ट करता है माल्टोज को ग्लूकोज में, अमाइलेज को फलां में, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन दरअसल ये अमाइलेज है, इट इज द अमाइलेज का काम यही है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है। इट इज द एंजाइम अमाइलेज व्हिच इज कन्वर्टिंग रिड्यूसिंग स्टार्च टू मेल्टोज एंड देन इनटू ग्लूकोज, डेट इनटू ग्लूकोज मतलब स्टार्च को मेल्टोज में और फिर मेल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस क्यों कर रहा है कि यहाँ पे उसमें से एक हाइड्रोजन H2O निकल रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो रिड्यूस कर रहा है उससे। पार्ट डी में क्या कहता है, स्टेट द नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन ब्रेड मेकिंग एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू विच इट बिलोंग्स। तो ये यीस्ट है, किंगडम फंगाई में से, बैक्टीरिया नहीं था। पहले मुझे लगता था शायद बैक्टीरिया, मुझे सही से याद नहीं आ रहा था उस वक्त। तो ये यीस्ट था किंगडम फंगाई से, जो बैक्टीरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जो ये फंगाई इसमें इन्वॉल्व होता है ब्रेड मेकिंग में। पार्ट टू में क्या कहता है, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन दिस ग्रुप। ज्यादातर फंगाई जो हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, ज्यादा उसमें हाइफी और फाइलम फाइलम सबको छोड़ें 2 मिनट के लिए। ज्यादातर फंगाई डिकम्पोजर्स होते हैं, उनकी जो सेल वॉल है वो लिग्निन से बनी होती है, बैक्टीरिया की प्लाज्मोडेस्माटा से बनी होती है, ह्यूमंस की जो सेल वॉल, ह्यूमंस की तो होती कोई नहीं, खैर प्लांट्स की सेलुलोज से बनी होती है। पार्ट 5 में क्या कहता है, द पैसेज डिस्क्राइब्स द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल विद मिसिंग वर्ड्स replaced by letters J, K, L, M. Read the passage, then select the word from the list below the passage to replace letters J, K, L and M. अच्छा, पढ़ें इसको गौर से।
एक सेकेंड। ठीक। इन द न्यूक्लियस ऑफ अ बॉडी, the nucleus of a body cell from a person with डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट कर लें। देर आर जे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड के। तो एक डाउन सिंड्रोम्स के आदमी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? पहले क्रोमोसोम्स होते हैं। डाउन सिंड्रोम के आदमी में 47 होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 46 होते हैं। कॉल्ड के दीज आर मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स कॉल्ड, अब यहाँ पे डीएनए है, जीन है। कुछ लोग यहाँ पर डीएनए को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी बात पढ़ें लेकिन। दीज आर मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स कॉल्ड एल, एक सेकेंड, these are made up of many units called L that instruct the cell to produce a particular M। जो DNA है वो itself कभी भी जो है राइबोसोम तक मतलब खुद चल के नहीं जाता। DNA का एक कंपोनेंट है, जैसे हम कहते हैं जीन, इट इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए विच इज कॉल्ड अ जीन। जिसका मैसेज इनक्रिप्ट होता है बस मैसेंजर आरएनए के अंदर, उसको लेके जाता है आरएनए ओ सॉरी राइबोसोम के पास, और राइबोसोम उसमें से मैसेज निकाल कर क्या बना देता है? प्रोटीन बना देता है। दे मेड ऑफ मैनी यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। यहाँ पर आएगा जीन्स आएगा, दैट इंस्ट्रक्ट अ सेल टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर एम। कार्ब बनाता नहीं है, फैट बनाता नहीं है, रक्त बनाता क्या है? प्रोटीन। सो यहाँ पर आएगा प्रोटीन। तो इन अ न्यूक्लियस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ पर्सन विद डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या है? 47 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, और these are made of many units called genes, not DNA, and they instruct the cell to produce a particular protein। अच्छा जी, पार्ट बी में क्या कहता है? When suddenly exposed to bright light, some people automatically sneeze। जब कुछ लोगों को ब्राइट लाइट से हाई लाइट इंटेंसिटी में लेकर जाया जाता है तो वो खुद ब खुद ही छींक करते हैं, छींक मारते हैं। दिस इज नोन एज द फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स। ठीक है, फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स, वैसे मुझे कभी नहीं हुआ आज तक ऐसे। द फोटिक स्नीक रिफ्लेक्स इज द रिजल्ट ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ डोमिनेंट allele A। use a genetic diagram to show how both parents, both with the photic sneeze reflex, can have a child who is not affected by photic sneeze reflex। अब उसने हमें बता दिया कि photic sneeze reflex में एक हमारे पास डोमिनेंट अलील ए होती है, तो ऑब्वियसली साथ एक स्मॉल अलील ए होगी, ये दोनों डोमिनेंट होंगी। यूज जेनेटिक डायग्राम टू शो हाउ बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स जिनके पास एक कैपिटल जीन है, डोमिनेंट अलील है, कैन हैव अ चाइल्ड हु इज नॉट अफेक्टेड बाय फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स। तो ये मैंने ब्लैंक पेजेस पे किया है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। देखें, ये अगर तो दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हैं होमोजाइगस और डोमिनेंट होमोजाइगस है, तो फिर तो उनके बच्चों में सारों के अंदर क्या होगा? फोटिक स्नीज, पीएसआर लिख रहा हूं, फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स होगा। अगर दोनों में से एक होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है, फिर भी उनके बच्चों में क्या होगा? फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स होगा। हाँ, अगर दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं, हाँ दोनों में है इस वक्त भी पीएसआर है, फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स है, क्योंकि उसमें डोमिनेंट अलील है, उनके बच्चों के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो ये ए इस ए के साथ जाएगा, फिर ये ए इसके साथ जाएगा, ए, फिर ये कैपिटल स्मॉल ए इस कैपिटल ए के साथ जाएगा, और ये कैपिटल स्मॉल ए इस कैपिटल और स्मॉल ए के साथ जाएगा, तो ए। अब इसमें क्या है? 1 2 3, तो 3 बच्चों को तो होगा फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स, लेकिन एक जो है उसको फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स नहीं होगा, और ये हमारे पास होमोजाइगस होगा, ये वाला बच्चा। ठीक है, अब यही बात मैंने ऊपर लिखी है। तो पेरेंटल जनरेशन में दोनों के पास हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन जीन्स का, उनके गैमीट्स बनते हैं ए, ये ए मैंने फर्जी तौर पर इस्तेमाल किए हैं, कैप ए और स्मॉल ए, और जो ये हमारे पास फीमेल है, ये फीमेल के लिए मैंने वाई इसके साथ डिनोट किया है, तो ए वाई और ए वाई स्मॉल कैपिटल एंड स्मॉल ए वाई उस कॉम्बिनेशंस बनते हैं। वो ए इस ए का इस ए वाई के साथ बनता है, एक इस ए का इस ए वाई के साथ बनता है, ये देखें, और इस ए का इस ए वाई के साथ बनता है, ये देखें, और इस ए का इस ए वाई के साथ बनता है।
इसमें क्या है कि 3 के अंदर तो फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स शोन होगा, लेकिन एक के अंदर शो नहीं होगा। तो ये बन गई हमारी जेनेटिक डायग्राम, काफी रफ सी बनाई है। चलिए पार्ट सेक्शन बी में इसमें भी सारे सवाल हल करने होते थे किसी जमाने के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, सजेस्ट वाई अ कार ड्राइवर हु इज ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और हीरोइन इज मोर लाइकली टू हैव एन एक्सीडेंट देन अ ड्राइवर हु इज फ्री ऑफ ड्रग्स। एक चीज क्या है कि अल्कोहल और हीरोइन दोनों हमारे पास क्या हैं, डिप्रेसेंट्स हैं, डिप्रेसेंट्स। ये आपके सीएनएस की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देने से आपकी पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं सारे डिप्रेस हो जाते हैं। आपकी आईज जो हैं वो जिस तरह उनको मतलब काम करना चाहिए, आपकी बॉडी का जो रिफ्लेक्स है, आपकी बॉडी का दिमाग है, आपकी मसल्स हैं, आपकी स्केलेटन है, आपका सब कुछ जो है वो काम नहीं कर पाएगा सही तरीके से। वो अब वहाँ पे उनकी एक्टिविटी होगी डिप्रेस, जिसकी वजह से जो हमने एक्शन लेना था, रिक्वायर्ड एक्शन, उसके आने में टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा तो क्या होगा कि जी खतरे जो है एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। पढ़ते हैं, वी आर टॉकिंग बोथ अबाउट द अल्कोहल एंड हीरोइन। अच्छा, अल्कोहल एंड हीरोइन बोथ आर डिप्रेसेंट्स, सीएनएस की एक्टिविटी को डिप्रेस करते हैं। दे बोथ डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ सीएनएस व्हिच इन आवर केस हैज टू प्रोसेस द ड्राइविंग एक्शंस ऑफ द ड्राइवर। अब ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, कोई उसको किसी ने आके वही नहीं करनी है, किसी ने उसको पता नहीं आके किसी और ने उसका जो है स्टीयरिंग वो नहीं पकड़ना कि इस तरह ड्राइव करना है, उसने खुद ही करना है। इफ द ड्राइवर हैज कंज्यूम्ड एनी ऑफ दीज इट विल टेक हिम लॉन्गर टाइम, it will take longer time for him to her to react to anything on the road and thus the accident में अगर सिंपल सी बात है उसकी बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी। पार्ट बी में क्या कहता है, डिस्क्राइब अदर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स ऑन पीपल हु यूज देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अल्कोहल और जो है हमारे पास ये अल्कोहल है और क्या है दूसरा, हीरोइन, दोनों के किडनी, लिवर, ब्रेन, लंग्स, इन सारों पे तो जबरदस्त हमें देखने को मिल सकते हैं, मसाइल देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है, बोथ हैव सीरियस इफेक्ट्स बोथ बायोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली। पढ़ते जाएं, अल्कोहल कैन कॉज लिवर डैमेज, इंक्रीज्ड कैंसर रिस्क इन कॉलन, ब्रेस्ट, थ्रोट, ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज में हमारे पास वैनिकल कॉर्सैकस सिंड्रोम होता है, एक हमारे पास WKS को जनरली कहते हैं। ये आप फिजियो में पढ़ते हैं दूसरे साल में, तीसरे साल में। इसमें क्या होता है कि जी हमारी जो ब्रेन है उसकी इंपेयरमेंट होती, क्यों? क्योंकि प्रोलॉन्ग कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल होती। ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। एल्कोहलिक पैंक्रियाटाइटिस, टाइटिस आ रहा है मतलब इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होगा यहाँ पर, क्यों? बिकॉज ऑफ द अल्कोहल। सेक्सुअल इंपेयरमेंट मेल्स के अंदर इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन और टेस्टिकुलर जो है कंप्रेशन देखने को मिल सकती है। इट कैन कॉज क्राइम, एम्बेजलमेंट, बर्गलरी। दे कैन फेस सोशल स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है हमारे पास कि जो सोसाइटी है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा जी ठीक है, आगे पढ़ें, हीरोइन के पढ़ें। इट कैन कॉज डैमेज टू सीएनएस, रीनल एंड हेपेटिक इंपेयरमेंट, सारी वही बातें। इन्फेक्शन हो सकते हैं, इंसोम्निया, नींद नहीं आती इसकी वजह से। और क्या है, PTSDs है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। ये मतलब आपकी जो मतलब डेली लाइफ है उसको काफ़ी असर करते हैं। हमारे पास PTSDs हैं हमारे पास, ये क्यों होते हैं कि हेरोइन की बहुत ज़्यादा कंजप्शन की होती है। सिमिलरली ऊपर वाला के साथ अलाइन करते, दे गेट अ क्रिमिनल प्रोफाइल एंड फेस फाइनेंशियल इश्यूज। अच्छा जी, तो यही सारी बात थी, तो बस रब बचाए इन सारी चीज़ों से। पार्ट 7 में क्या है, डिस्क्राइब हाउ चेंजेस इन जीन स्ट्रक्चर में बी कॉस्ट। तो ये हमारे पास है एक डीएनए का पार्ट है जी हमारे पास जीन के ऊपर जो जीन का स्ट्रक्चर है, जो कोड है, उसको कौन चेंज कर सकता है? आजकल जितनी साइंस तरक्की कर गई है वो इजीली चेंज कर सकते हैं एक ऐसी लेबोरेटरी के अंदर जिसमें वो सारे इक्विपमेंट्स हैं, उसमें सारे वो एंजाइम्स हैं, उसमें सारे पता नहीं क्या क्या बुलाए हैं। आप पढ़ोगे इसको A2 के अंदर आकर, डिटेल नहीं बताता, इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लेवल के ऊपर। वो क्या है कि वो
जो हमारे पास एंजाइम्स, वो सब्सटेंसेस, वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, वो सारी लेबॉर्ट्रीज में जीन स्ट्रक्चर लेबॉर्ट्री में चेंज करना अब काफ़ी आसान हो चुका है। लेकिन जनरली इसको चेंज करने का जो हम लोग पढ़ते हैं कि खास तौर पे जब हिरोशिमा नागासाकी का हुआ तो उस वक्त कैंसर के पेशेंट जापान में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गए। कि क्यों? क्योंकि रेडिएशन जो हैं वो म्यूटेशन कर सकती है जीन के अंदर की वजह से, या तो फेवरेबल या फिर नुकसानदेह जो हमारे पास मतलब चेंज देखने को मिल सकती है। तो एक तो रेडिएशन है हमारे पास, एक फिनोमेना होता है कीमोथेरेपी, जिसके थ्रू आप केमिकल्स को लेकर जीन की जो है मतलब जीन का स्ट्रक्चर जो है उसको अल्टर कर सकते हैं। और बस यही कुछ तरीके ही हैं, और मतलब लेबॉर्ट्री में बहुत सारे हैं, मैंने बता दिया पहले ही। देयर आर मैनी वेज यू कैन चेंज द जीन स्ट्रक्चर बट इट इज लिमिटेड टू अ हाईली मॉडिफाइड लैब, तो इससे तो हमारा ताल्लुक नहीं है। म्यूटेशंस, म्यूटेशन क्यों? जेनेटिक, जब एक जीन 5, 10, 9, 15 जनरेशन में जाती है तो वो खुद ब खुद म्यूटेशन होती रहती है। म्यूटेशन एंड म्यूटोजेनिक एजेंट्स कैन कॉज चेंजेस विच इंक्लूड कीमोथेरेपी, ठीक है, डेट इज चेंजेस इन द जीन्स बाय यूजिंग केमिकल्स। इस कीमोथेरेपी में ड्रग्स भी रहते हैं, वायरसेस, हाँ वायरसेस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और रेडिएशन भी आपको पता है इन्वॉल्व हो सकती है। अच्छा, पार्ट बी में क्या कहता है? एक्सप्लेन हाउ चेंजेस इन द जीन स्ट्रक्चर में इवेंचुअली लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, के जीन स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिली, उससे एक जो हमारे पास स्पीशी है उसमें किस तरह एवोल्यूशन हो सकती है। देखें, एक ऑर्गेनिज्म था, उसके ऊपर लेट सपोज हमने रेडिएशन उसको मतलब रेडिएशन उस पर असर की और उसमें जीन स्ट्रक्चर जो है जीन जो है वो स्ट्रक्चर वो चेंज हो गया। सबसे पहले जो उस बंदे के अंदर फिनोटाइप था, जो उसके अंदर एक्सप्रेस्ड जीन जो थी वो करेगी चेंज, वो चेंज करेगी। अब ये जो चेंज करा है फिनोटाइप, दिस कैन बी आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल, ठीक है। अब अगर तो ये फेवरेबल है तो ये जीन सक्सेसिव जनरेशन में जाएगी, अनफेवरेबल है तो भी जाएगी। फेवरेबल में क्या है कि जब वो करेगा रिप्रोड्यूस, आदमी रिप्रोड्यूस करेगा तो जीन फेवरेबल जीन है हमारे पास, वो उसकी औलाद में जाएगी। औलाद से मुराद क्या है? उसकी पॉपुलेशन में जाएगी। फिर अब जो फेवरेबल जीन वाले जो पॉपुलेशन है वो इस अनफेवरेबल जीन वाली पॉपुलेशन के साथ ब्रीड नहीं करेगी। क्यों? बिकॉज लाइक डिजॉल्व लाइक। अब वो कहेगी यार मैं तो अच्छा बंदा हूं, मैं तो अच्छे बंदे के साथ ही रहूंगा। जनरली एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी और फिर उससे जेनेटिकली बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलेंगे। इस फिनोमेना को वैसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें नेचर कह ले, नेचर कुछ नहीं करती, कह ले कि नेचर जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बेटर हमारे पास हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सक्सेसिव जनरेशन में इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। इसकी एक मिसाल थी वाइट और डार्क लिचेंस की। अभी आप यूट्यूब करें, क्रैश कोर्स का एक लेक्चर है इसी के ऊपर, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, वो जरूर देखिएगा, उससे काफी इसको देखने में आसानी होती है, समझने में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज सीन, ड्यू टू विच अ चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक में इटसेल्फ बी सीन, कि जो ऑर्गेनिज्म का अपना फिनोटाइप है उसमें भी चेंज देखने को मिलेगी। आफ्टर दिस द अल्टर्ड जीनोटाइप, मतलब जिसमें चेंज आई है, देखिए फिनोटाइप, अब वो फिनोटाइप चेंज हो गया तो अब जीनोटाइप जो उसके साथ का दूसरा बंदा था उसके लिहाज से तो चेंज हो गया। द अल्टर्ड जीनोटाइप इज गिवन टू सक्सेसिव जनरेशंस व्हिच कैन बी अ फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक इफ इट इज, दिस फिनोमेना वुड बी कॉल्ड बाय व्हिच नेचर। अच्छा, इसको मैंने अपोस्ट्रोफी में इसलिए कि असल में नेचर कुछ भी नहीं करती यहाँ पे, ठीक है, ये सारा ऑर्गेनिज्म के अंडर कंट्रोल में होता है। नेचर हम कहते हैं नेचर करते हैं, नेचर के इतना बड़ा रोल नहीं होता। नेचर सिलेक्ट्स ऑर्गेनिज्म विद बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स, सच ऑर्गेनिज्म्स विल ब्रीड ओनली विद सिमिलर वंस एंड thus its population would increase, thus an evolution is seen। ये हो गया 7 बेटा, 7 नंबर। अल्लाह। अच्छा, पार्ट 8 में क्या कहता है? लिस्ट स्ट्रक्चर्स विद इन अ प्लांट लीफ दैट डू नॉट पोजेस क्लोरोप्लास्ट। एक प्लांट लीफ के अंदर, लीफ का डायग्राम नहीं मेरे पास, उसमें अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस, दोनों के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होते।
क्यूटिकल जो उसकी अपर लेयर होती है, उसकी डिसाइड फंक्शन है, उसको प्रोटेक्ट करती है, वाटर लॉस कंट्रोल करती है, उसके पास भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जाइलम फ्लोएम जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेटिव टिश्यूज हैं उनके पास भी नहीं होती। स्क्लेरेंकाइमल सेल्स जो है हमारे पास, उनके पास भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस टू अ प्लांट ऑफ द गार्ड सेल्स एंड ऑफ द रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर सेल्स पहले करते हैं। रूट हेयर सेल्स, अब ये रूट्स हैं, लेट्स सपोज ये रूट्स हैं और ये आपके पास नीचे सॉइल है। रूट्स इटसेल्फ, ये सॉइल में तो रूट्स चली गई, लेकिन जो रूट हेयर है वो उससे भी ज्यादा एक्सटेंड करते हैं नीचे की तरफ। रूट हेयर्स एक्सटेंड करते हैं और वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि ज्यादा न्यूट्रिएंट, ज्यादा मटेरियल एब्जॉर्ब हो सके, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो सके फ्रॉम द soil. So root hairs provide large surface area for absorption of water and ions from the soil. It takes oxygen from respiration to carry it active transport and absorb ions. Ions हमेशा active transport से absorb होते हैं. It also allows the water to pass via osmosis. Water जो है वो भी osmosis के जरिए चढ़ जाता है up the मतलब root hair से roots, then the xylem, and xylem carries it to the aerial part of the plant obviously. सो ओके, ऊपर आते हैं। एक्सप्लेन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्ड सेल। अगेन अब गार्ड सेल क्या होते हैं कि ये गार्ड सेल दरमियान में हमारे पास क्या है, स्टोमेटा है। तो गार्ड सेल का क्या काम होता है कि दे कंट्रोल स्टोमेटल अपर्चर अलाउइंग गैशियस एक्सचेंज। ये तो जो स्टोमेटा का अपर्चर होता है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज, सॉरी, गार्ड सेल, और गार्ड सेल सेंसिटिव होते हैं टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन। उस लिहाज से उसका अपर्चर ओपन क्लोज या वाटर भी जो लूज करता है उसके लिहाज से ही ये अडॉप्ट होते हैं हमारे पास गार्ड सेल्स। सो इट हेल्प्स रेगुलेट वाटर लॉस एंड फैसिलिटेट्स बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। इट आल्सो मेंटेन्स लीफ टर्गल। लीफ टर्गल किस तरह मेंटेन करते हैं, वो इसी तरह की ट्रांसपायरेशन मेंटेन करते हैं कि अगर तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी तो जो लीफ है वो बन जाएगा फ्लैक्सिड, वो श्रिंक कर जाएगा। एक मिनट यार, एक तो राइटिंग बहुत फ्लैक्सिड, ठीक है। और अगर तो वाटर लॉस जो है वो बहुत ज्यादा है, और सॉरी बहुत थोड़ा है, तो वो जो है मतलब जो लीफ है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी हो जाएगा। उसको स्ट्रॉन्ग भी नहीं करता, उसको फ्लेक्सिबल भी नहीं करता, उसको ऑप्टिमम स्टेट पे रखता है, आइसोटोनिक में रखता है। तो इट हेल्प टू क्रिएट वाटर लॉस। उसी की वजह से क्या कि ये लीफ टर्गल भी मेंटेन कर जाता है। Okay, so we have moved on to the last question. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Thanks to God who have created all of us. Describe the similarities and differences in the functions of a motor and a sensory neuron. So, motor और sensory neuron में क्या है, similarities बताएं। They carry nerve impulses very quickly in the whole body during voluntary, involuntary action. Simple सी बात है, nerve impulse काम करते हैं, nerve impulse लेके जाती हैं। डिफरेंस बताएं। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन सेंस से निकला है, कैरी मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, सीएनएस ने प्रोसेस करना है, एंड देन सीएनएस कैरीज द मैसेज टू द इफेक्टर बाय द मोटर न्यूरॉन्स। और क्या फर्क है कि जो मोटर न्यूरॉन्स इनके पास वन एक्सॉन होता है, मैनी डेंड्राइट्स होते हैं इसके पास, और जो सेंसरी न्यूरॉन इसका वन एक्सॉन और वन डेंड्राइट ही होता है। ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। पार्ट बी में क्या कहता है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहां पर सेरिब्रम को। सेरिब्रम जो है हमारे पास, सेरिब्रम जो है ये फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। इट कंट्रोल स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, इमोशंस। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ये लेट्स सपोज वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दीस टू पार्ट्स आर कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। डिटेल बता रहा हूं। The interior parts of the cerebral hemisphere are called the olfactory bulbs, which receives impulses from olfactory nerves and creates sensation of the smell. The upper layer of cerebral hemisphere, इसकी जो upper layer होती है उसे हम क्या कहते हैं, cerebral cortex, that is made up of the gray matter. The gray matter किससे बना होता है? It consists of the cell bodies and non-myelinated axon. जहाँ पे whitish material आगे वहाँ पे myelin होगा। Beneath this layer, इस layer के नीचे क्या है कि किस तरह बताऊं मैं, बहुत रफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। खैर, इसकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे क्या होता है, सेरिब्रल मेड्यूला होता है हमारे पास। तो beneath this layer is present the white matter. White matter consists of the nervous system
नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स, माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इसका इटसेल्फ लार्ज सरफेस एरिया होता है। इट इज फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिल द स्कल, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। इसके 4 लोब्स क्या होते हैं? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। ये वो चीजें आपको कोई और नहीं बताएगा, ठीक है। फ्रंटल का काम क्या है कि ये सारे मोटर फंक्शंस कोऑर्डिनेट करता है, मोटर फंक्शंस कोऑर्डिनेट करता है, जिसके अंदर स्केलेटल मसल्स और स्पीच की खास तौर पे इन्वॉल्व होती हैं। पैराइटल क्या है हमारे पास? ये हमारे पास स्किन से रिलेटेड डर्मा का काम किसने करना है? पैराइटल का। ऑक्सीपिटल में क्या काम है कि जी ऑक्सी से याद रखेगा ऑप्टिक्स, तो इसने ऑप्टिक्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, आईज के साथ कोऑर्डिनेट करना है। एंड टेम्पोरल इज कंसर्न विद हियरिंग, यार कैसे लिखा हूं, एक तो हियरिंग एंड स्मेल। तो ये नोज और ईयर्स के साथ टेम्पोरल लोब जो है काम करता है। अच्छा, ओवरऑल क्या है? इट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, इमोशन। इट्स एंटीरियर पार्ट रिसीव impulses from olfactory nerves and create sensation of smell. It controls impulses from skin, concerns hearing, smell, and coordinates speech. That it is it. 3 numbers done. पार्ट 2 में क्या कहता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है इट इज जस्ट अबव द मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो द थैलेमस। इन ह्यूमंस ये एक जो हमारे पास बादाम है, इट इज द साइज ऑफ एन आलमंड, या आलमंड जो मर्जी कह लें आप। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस इज टू लिंक द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंड इट कंट्रोल द सिक्रीशंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रिलीज हार्मोन इन्वॉल्व इन द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। तो अब हाइपोथैलेमस जो है ये बॉडी टेम्परेचर में भी पार्ट फ्लो करता है, हंगर में भी करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी करता है, वाटर बैलेंस में भी करता है, स्लीप एक साइकिल जो है हमारे पास उसमें भी कोऑर्डिनेट करता है। ओवरऑल इट इज इन्वॉल्व्ड इन द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। सो दैट इज इट। गुड बाय एंड गुड नाइट। Victory today. So we have done this paper. Thanks to all those beautiful viewers who have watched this video. Please do not forget to like, subscribe, share, and if you have any query you can definitely comment in the comment section. I will be readily responding to your answer. Thank you all. Goodbye and good night. Allah Hafiz.